है, उस चक्कर में थोड़ा समय लग गया। चलिए, वो आप नमस्ते सर। नमस्ते बता देंगे। चलिए, तो जो बात हो रही थी आप लोगों से अनटचेबिलिटी को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर, गांधी ने कौन से वो रास्ते अपनाए जिसके माध्यम से भारत में, गुलाम भारत में आजादी के पहले यह जो छुआछूत की, जिसे गांधी बीमारी कहते थे, उसे दूर करने के लिए गांधी ने स्वयं क्या उपाय अपनाए। कल तो गांधी की जो विचारधारा थी, हमने उस पर आपसे चर्चा की थी कि गांधी क्या सोचते थे, गांधी की क्या थिंकिंग थी। लेकिन ये समस्या सामाजिक समस्या थी और इस समस्या का निराकरण करना महात्मा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। चुनौती स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि जाति प्रथा भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रही है। मनु द्वारा जो जाति प्रथा स्थापित की गई, जो शुरुआती दौर में तो कार्य यानी कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में उसी कर्म को इतना विकृत रूप दिया गया कि वो जातिवाद बन के और जाति के जहर के रूप में सामने भारतीय समाज में आया। गांधी जब राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे, तो उन्होंने भारत की समाज में ये जो विसंगति देखी, तो उनको एहसास हुआ कि अफ्रीका में भी तो यही रंग भेद वो देख के आए थे। फर्क इतना था कि अफ्रीका में रंग के आधार पर, कलर के आधार पर गोरे और कालों में भेद किया जाता था, और भारत में एक परंपरागत रूप से जो हिंदू समाज में बहुत प्राचीन समय से जो जाति व्यवस्था चली आ रही थी, तो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो गांधी के जो विचार थे, वो किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे, और वो ये धारणा रखते थे कि हमें जितनी जल्दी हो भारत की समाज से और भारत के लोगों की मानसिकता में से ये चीज को खत्म करना होगा। ये सुनने में और कहने में तो बड़ा आसान लगता है, बड़ा सहज लगता है, मगर इस कार्य को करना बड़ा कठिन कार्य था। एक राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई अंबेडकर अपने स्तर पर लड़ रहे थे, और एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई गांधी जी लड़ रहे थे। ये जो मैंने शब्द कहे, इनको पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अंबेडकर राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीतिक लड़ाई से तात्पर्य था कि इन इन वर्गों के लिए राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और इन वर्गों के लिए आर्थिक अधिकार दिए जाएं, क्योंकि अंबेडकर का सोचना था कि अगर राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे और आर्थिक अधिकार मिल जाएंगे तो इस वर्ग का कल्याण हो जाएगा और यह वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। गांधी एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई दोनों की लक्ष्य तो एक ही था। गांधी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आर्थिक और राजनीतिक नहीं थी। गांधी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है समाज में, वो मानसिक स्तर पे भी होती है और वो सामाजिक स्तर पे भी होती है। जब मन में, आपके मन में किसी के प्रति मैल होता है, गंदगी होती है, तो फिर आप अगले आदमी के प्रति छूत की भावना रखते हैं, ऐसा गांधी सोचते थे। और दूसरा, जब समाज में जो विकृतियां आ जाती हैं परंपराओं के कारण, उनको दूर करना गांधी पहली प्राथमिकता समझते थे। तो एक जो ये रचनात्मक तरीके से गांधी भारत में छुआछूत को, जिसको उनके शब्दावली में कहा जाता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहते थे। सामाजिक इस विषमता को गांधी पाटना चाहते थे और समाज से इस सदियों पुरानी बीमारी को दूर करना चाहते थे। ये इतना आसान काम नहीं था, पर गांधी ने इसके लिए रचनात्मकता का सहारा लिया, सृजनात्मकता का सहारा लिया, और वो इन इन कार्यों में सफल भी हुए। तो वो गांधी किस तरह सफल हुए और कैसे उनको इस कार्य में सफलता मिली, इस पे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। गांधी ने जो रचनात्मकता का जो सिद्धांत गढ़ा, उसके पहलू जो थे उस पे आज चर्चा करेंगे। गांधी ने यह बात बहुत स्पष्ट की थी कि छुआछूत मानवता के ऊपर एक कलंक है, और इस कलंक को मिटाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें
कोई भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। उन्होंने कहा था कि अगर ये आदेश किसी धर्म ग्रंथ से भी मिले हों तो उनको बदल देना चाहिए। गांधी ने जो अस्पृश्यता निवारण के लिए जो रास्ते अपनाए थे, अब उन रास्तों की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आपको इसकी जो इसका आंसर अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए या अस्पृश्यता निवारण के लिए क्या क्या काम किए। तो एक आइडियोलॉजी है जो गांधी की है, वो आप लिख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो काम किए वो, अब उन कामों की चर्चा हम करेंगे। गांधी का जो सबसे बड़ा कार्य था छुआछूत को रोकने के लिए, निवारण के लिए, उन्मूलन के लिए, उसमें जो पहला सबसे बड़ा बिंदु था वो था गांधी अछूत जाति के लिए, उस समय जो शब्द इस्तेमाल किया गया, अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाना चाहते थे। पहली बात, मंदिर प्रवेश का अधिकार। अब देखिए, मंदिर प्रवेश का अधिकार यानी वो मंदिरों में प्रवेश कर सकें, मंदिर जा सकें। उस दौर में उस समाज के लिए मंदिर जाने के लिए रोका गया था, मंदिरों में प्रवेश निषेध था। गांधी ने कहा कि आप तो इनको ईश्वर से दूर कर रहे हैं, आप ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, मंदिर जाने से किसका कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो और आप नहीं कह सकते। पर गांधी की जो सोच थी वो क्या थी? गांधी ये सोच रहे थे कि अगर इन वर्गों को हम मंदिर में प्रवेश देंगे तो ये स्वयं को ईश्वर के प्रति नजदीक पाएंगे, और इनके मन में ये बात आएगी कि हम भी समाज के हिस्से हैं, और हमसे ईश्वर कोई द्वेष नहीं रखता। ईश्वर जो है वो हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम अन्य समाज के अन्य वर्गों से करता है। तो गांधी मंदिर प्रवेश में उनको रोक कौन रहा था? मंदिर प्रवेश में जाने के लिए उस समाज की जो सवर्ण समाज थी, जो ऊंची जाति के लोग थे, उस समय यही शब्द इस्तेमाल होता था, ऊंची जाति नीची जाति। ये जातियां भी ऊंच नीच से भरी होती हैं, गजब बात है। तो सवर्ण जो समाज थे उनके द्वारा रोक लगाई गई थी कि मंदिरों में अगर इनको प्रवेश देंगे तो मंदिर आप पवित्र हो जाएंगे, मंदिर आप पवित्र हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? भगवान को स्नान करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा इन लोगों की सोच थी उस दौर में। तो गांधी इस बात को जानते थे, साइकोलॉजी जानते थे, मनोविज्ञान को जानते थे कि अगर हम इनको मंदिर में प्रवेश दिला देंगे तो इनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न होगी, और इनको ये समझ में आ जाएगा कि जो 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 गलत फहमी लोगों ने इनके कानों में भरी थी, जो गलत फहमी पैदा की थी कि ये ईश्वर के विधान है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, ये ईश्वर के विधान है, इसलिए तुम्हारे साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो ये गलत फहमियां उनके मन में जो लोगों ने भरी थी, और एक जो काल्पनिक परंपरा भारत में शुरू की गई थी, उस परंपरा को तोड़ने के लिए गांधी ने जो सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य किया वो था हरिजन को मंदिर में प्रवेश। मैंने उनको हरिजन इसलिए कहा था कि ये हरि के जन है। उस दौर की बात है, उस दौर की शब्दावली है, आज संवैधानिक शब्दावली अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में ली जाती है। तो पहला उपाय तो उन्होंने ये किया था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सवर्णों के हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, जो सवर्ण समाज है उसके हृदय में परिवर्तन लाना। क्योंकि जो छुआछूत की बीमारी है, या जो लोगों को ना छूने की बीमारी है, ये मानसिक है, और ये मन स्थिति बना रखी है उस दौर के सवर्ण समाजों ने कि हम इनको छुएंगे तो हम पापी हो जाएंगे, हम इनको छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। तो उनके मनों में ये भ्रांति दूर करने के लिए गांधी दो स्तरों पे लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो ये कि उस वर्ग को जिसको मंदिर से वंचित किया गया था मंदिर में प्रवेश मिले। दूसरा, उनके प्रति जो मन में दुराग्रह रखते थे, दुराभाव रखते थे, उनके भी हृदय में परिवर्तन करना। गांधी की पूरी फिलॉसफी इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करती है कि सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करना। या हृदय परिवर्तन से तात्पर्य उसकी विचारों को बदलना, और वो उन विचारों को बदल के उनके दिलों में
इन वर्गों के लिए स्थान दिला पाना, ये गांधी लड़ाई लड़ रहे थे। तो दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु था मंदिर प्रवेश, दूसरा बिंदु था सवर्णों के हृदय में परिवर्तन लाना। तो गांधी ने ऐसे कई आयोजन किए जब वो खुद आगे बढ़े और इन लोगों को साथ लिया, और साथ लेकर उन्होंने ये प्रयास किया कि इनको मंदिर में प्रवेश दिया जाए। कई जगह उन्हें रोका गया, कई जगह गांधी को भी बुरा बुरा कहा गया, पर गांधी हिम्मत हारने वाले लोगों में नहीं थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया समाज में कि ये तो हरि के जन है, इनको मंदिर में प्रवेश दिया जाए। कई घटनाएं उस दौर में घटी जब गांधी के इस क्रांतिकारी कदम का विरोध किया गया। दूसरा, उन्होंने बार बार इस बात को कई तरीके से समझाने की कोशिश की कि केवल और केवल सवर्ण जो हैं वो अपनी मानसिकता बदल लें तो ये समस्या समाज की हल हो सकती है और इससे समाज में एकता की स्थापना हो सकती है। गांधी जो सबसे बड़ा प्रयास कर रहे थे, उनका प्रयास एकता का था, जोड़ने का था, तोड़ने का प्रयास नहीं था, उस खाई को पाटने का प्रयास था। तो गांधी ने इस कार्य को किया। दूसरा, तीसरा उन्होंने जो कार्य किया कि वो इस चीज के मर्म को समझ चुके थे कि आखिर नफरत की वजह क्या है। तो उन्होंने पता लगा लिया था कि नफरत की वजह ये है कि जो उस दौर के दलित थे, उस समय के जो दलित थे, वो स्वच्छता से नहीं रहते थे, स्वास्थ्य की उनको चिंता नहीं थी, मदिरा वो पीते थे, मांस वो खाते थे, और शायद यही वो बातें थी जो दूसरी समाजों को उचित नहीं लगती थी। तो गांधी ने उनके लिए शिक्षा, शुद्ध जल और स्वास्थ्य और स्वच्छता की उनसे न केवल बात की, बल्कि कई तरीके से उन्होंने प्रयास किए, कई आंदोलन भी चलाए। तो जो गांधी का स्वच्छता मिशन, हमारी आज की सरकार जो दिल्ली में गद्दा नसीन है, उसका जो मिशन बनता है स्वच्छता अभियान, इसके श्री गणेश गांधी ने ही किया था, और इसलिए गांधी का बार बार वहां से नाम दिल्ली से आजकल लिया जाता है। गांधी ने सबसे पहले इस चीज पर फोकस किया था। वो जिन आश्रमों में रहते थे, सुबह उठकर खुद साफ सफाई करते थे। उस दौर में पाखाने को भी वो साफ करते थे और हर चीज को वो सफाई करते थे। तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते थे कि जब गांधी ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ये काम करना है। उन्हें कोई शर्म नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। वो कहते थे कि जो गंदगी मैंने फैलाई है उसको साफ करने का भी मेरा ही कर्तव्य है। तो गांधी यही चीज उन दलित भाइयों को भी समझा रहे थे, उस दौर के हरिजन्स को भी समझा रहे थे कि आप साफ सफाई से रहना शुरू कीजिए, आप ऐसी वस्तुओं के सेवन से दूर होइए जिन वस्तुओं के सेवन से दूसरे लोगों को पीड़ा होती है या कष्ट होता है, तो आपके प्रति भी लोगों की धारणाएं बदलेंगी। देखिए, गांधी के ये उपाय आज बड़े छोटे समझ में आ सकते हैं, मगर ये गांधी के बड़े उपाय थे, बड़े प्रयास थे जो वो कर रहे थे। इस उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था कि इन वर्गों में न केवल स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्थाएं करना, जल की व्यवस्था करना, पानी के लिए लोग परेशान रहते थे, और शिक्षा की व्यवस्था। गांधी जानते थे दुनिया की तमाम बुराइयों की जो इलाज है वो शिक्षा में छुपा हुआ है। तो उन्होंने अपने आश्रमों में कई स्कूलों की व्यवस्था की थी जहां सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठ के पढ़ सकते थे। गांधी एक शिक्षक के रूप में भी, आप सत्य के प्रयोग आत्मकथा में एक टीचर भी बनते हैं, वो क्लासें भी लेते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ये जो गांधी काम कर रहे थे ताकि उनको सामाजिक समानता मिल सके, समाज में समान व्यवहार किया जा सके, क्योंकि गांधी का जो मिशन था वो ये था, अंत्योदय के उत्थान से सर्वोदय की ओर, अंतिम समाज के छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को सारी सुख और सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि वो पीड़ित ना रहे, दबे ना रहे, कुचले ना जाए। तो ये बात वो इसने वैज्ञानिक तरीके से कर रहे थे। गांधी बहुत होशियार नेता थे। गांधी जानते थे कि अगर हमने इस समय इन इन वर्गों का इन वर्गों का कल्याण नहीं किया और इन वर्गों के प्रति लोगों के मन से मैल नहीं निकाला, तो ये वर्ग कल के दिन संगठित हो जाएंगे, और संगठित होंगे तो जो सबसे पहला काम करेंगे बगावत करेंगे, और बगावत करेंगे तो ये धर्म से अलग हो जाएंगे। गांधी ये जानते थे,
ये बड़ी बातें हैं जो गांधी जानते थे, उस चीज का प्रयोग कर रहे थे। उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर यह काम हमने नहीं किया और अभी नहीं किया और त्वरित रूप से नहीं किया तो हमारी आजादी की लड़ाई में हमसे एक बहुत बड़ा वर्ग दूर हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते थे। वो मास लीडर थे, जननायक थे, जनता के नेता थे। और यहाँ राजनीतिक शब्दावली का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि कोई भी राजनेता जब कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य में कहीं ना कहीं उसके अपने राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। गांधी का राजनीतिक उद्देश्य इस देश को स्वतंत्र कराना था, और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में एक मास जनता की आवश्यकता थी। तो वो गांधी मास लीडर थे, और उस मास लीडरशिप में यही एक रुकावट गांधी को पकड़ में आ गई थी कि हमसे ये वर्ग दूर हो रहा है, और इसके दूर होने का कारण छुआछूत है। और यही कारण था, देखिए यही नेतृत्व की लड़ाई थी जो गांधी और अंबेडकर में विचारधाराओं को अलग कर रही थी। एक बार मैंने एक बड़े विश्वविद्यालय में गांधी और अंबेडकर पे व्याख्यान दिया था, दोनों की जो कंपेरिजन स्टडी है वो की थी। तो यही यहाँ पे राजनीतिक लड़ाई है ये। इसलिए अंबेडकर उस वक्त अंग्रेजों के साथ रहते हैं, अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं, और गांधी की लड़ाई अंग्रेजों से है। तो ये सत्ता का भी संघर्ष बन रहा है, और उसमें केंद्र बिंदु में दलित उत्थान छुपा हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं है, सत्ता नहीं है, या इसमें संघर्ष नहीं है। ये तमाम चीजें राजनीति में होती हैं। तो गांधी का रास्ता अलग था, अंबेडकर ने अलग रास्ता चुना था, मंजिल दोनों की एक थी। तो ये जो कई भ्रांतियां लोगों के मन में होती हैं कि गांधी और अंबेडकर अलग अलग थे, तो अलग रास्ते अलग थे, मिशन तो उनका वही था। गांधी इस चीज को पकड़ रहे थे कि हमें कांग्रेस को संगठित रखना है, हमें हिंदू समाज को संगठित रखना है। और उसमें सबसे बड़ा जो व्यवधान है, क्योंकि अब कई ऐसे समाज सेवी आंदोलन हो चुके थे, चाहे ज्योतिराव फुले के हों, चाहे बी आर अम्बेडकर के हों, कि ये चीज उनमें चेतना आ रही थी, उनमें जागृति आ रही थी। वो अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके थे। तो अगर वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी इस चीज को समझ रहे थे कि अगर हम इनकी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो कालांतर में ये समाज बहुत दूर हमसे कहीं चली जाएगी, हमें इनको आत्मसात करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा खड़ी हो रही थी वो था स्वर्णों की मानसिकता, और उस मानसिकता को बदलने का काम महात्मा गांधी कर रहे थे। ये बड़ी चीजें हैं कि किसी समाज को जो सदियों से एक रूपता और एकता में रही हो, उस समाज में समाज की कुरीतियों के चलते जो विखंडन आ गया था, ये जो खंडित खंडित लोग हो रहे थे, उसको जोड़ने का काम गांधी कर रहे थे। ये जितना सुनने में आसान लगता है, व्यवहार में इतना आसान काम नहीं है। लेकिन गांधी ने यही कहा था, अंतुत्थान से सर्वोदय, सबका उदय, सब नागरिकों का उदय, भारत के हर व्यक्ति का उदय वो तभी होगा जब हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचेंगे। ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि जब तक हम आखिरी समाज के छोर पर खड़े व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं पहुंचेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, सर्वोदय नहीं होगा। और आखिरी छोर पर समाज के कौन खड़ा हुआ था? बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने तो पूरी फिलॉसफी इस पे दी है, खैर वो अपना विषय नहीं है। समाज के अंतिम छोर पर कौन खड़ा था? समाज के अंतिम छोर पर वही हरि का जन खड़ा था, वही दलित खड़ा था, वही अनुसूचित जाति जनजाति खड़ी थी, वही अछूत खड़ा था जिसको छूना भी पाप माना जाता था। गांधी ने उसको छुआ, गांधी ने उसको अपनत्व का एहसास कराया, और गांधी उस वर्गों से भिड़ गए। गांधी खुद सवर्ण वर्गों से आते थे, उन वर्गों से भिड़ गए कि आप अपनी मानसिकता बदलिए, सबसे बड़े अपराधी तो आप हैं, सबसे बड़े दोषी तो आप हैं, जो आप जैसे इंसान से आप इतनी दूरी बना के चलते हैं। तो तर्क ये दिए जाते थे उस दौर में सवर्ण समाजों के द्वारा कि हम इनसे जुड़ जाएंगे, हम इनको साथ ले लेंगे, हम पहले इनका शुद्धिकरण करेंगे। गजब है। अब गांधी कहते थे इनका शुद्धिकरण करोगे? क्या शुद्धिकरण करने से बुराइयां दूर हो जाएंगी? शुद्धिकरण के संस्कार की क्या आवश्यकता है? ये एक संस्कार है शुद्धिकरण। समझिए, सुनिए, आप लोग काफी संख्या में मौजूद है। शुद्धिकरण में किसी अपवित्र आदमी को पवित्र कर दिया जाता है। गांधी कहते थे शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, शुद्धिकरण तो अंतरात्मा में होना चाहिए। आप गंगा के जल से स्नान करवा कर किसी को पवित्र कर दोगे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मन तो पहले पवित्र कर लीजिए। तो गांधी की अलग फिलॉसफी थी। तो गांधी इस शुद्धिकरण के वो कहते थे आप इनको जैसे हैं वैसे स्वीकार कीजिए, और अगर आपको समझ में आता है कि कहीं इनमें कोई चीज है जो कम रह गई है, उसको दूर करने का, निवारण करने का हम
कोशिश करेंगे, हम उसका प्रयास करेंगे। अगर कहीं इनके अंदर कोई सामाजिक बुराई है, हम उस बुराई को दूर करेंगे। तो पहला उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि उस दौर के कई सवर्णों के हृदय में वो परिवर्तन लेके आए और उनको समझाया कि अस्पृश्यता से घृणा करना, उनको छूना अगर आप पाप मानते हैं तो ये मानसिकता छोड़ लीजिए। अब उनको वो विरासत आप वापस सौंप दीजिए जो आपने छीन ली है। यहाँ इसका तात्पर्य है कि उनको वो सारे अधिकार ये समाज दे दे जो अधिकारों से समाज ने उनको वंचित रखा है। तो गांधी ने ये भी सवर्णों को तर्क दिए कि अगर वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और गंदे स्थानों पे रहते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा गांधी ने कि इसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं कि हमने उन परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं किया कि हम उनमें उनके बीच से बुराइयों को दूर कर सकें। और गांधी कहते थे कि ऐसे कितने ब्राह्मण हैं, ऐसे कितने वैश्य हैं, ऐसे कितने क्षत्रिय हैं जिनको मैं जानता हूं जो मांसाहारी भी हैं और गंदे काम भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या आपने उनको भी अछूत मान लिया है? तर्क शक्ति के स्तर पे गांधी का कोई सानी नहीं था। तो कुल मिलाकर गांधी ने इस मानसिकता को बदला कि उनके अंदर जो बुराइयां आपको लगती हैं वो बुराइयां तो समाज के हर वर्ग में व्याप्त हैं, हम उन बुराइयों को दूर तो करेंगे। इसलिए गांधी ने मद्य निषेध की बात की थी। पहला व्यक्ति था हिंदुस्तान में जो उस दौर में मद्य निषेध की बात करता था। और उन्होंने तो नेहरू से भी कहा था, आजादी के बाद भी कहा था, लेकिन किसी सरकार ने आज तक गांधी को सुना नहीं। गांधी अगर इस देश के प्रथम व्यक्ति होते उस दौर में, गांधी ने इस देश की सत्ता संभाली होती, तो नोटबंदी की जरूरत इस देश में नहीं है, शराबबंदी की इस देश में जरूरत है। लेकिन गांधी को सुनने वाला कौन था? लेकिन उस दौर में तो सब सुन रहे थे। तो गांधी ने कहा कि हम तो शराबबंदी चाहते हैं। इसीलिए गांधी के नेतृत्व में जब महिलाएं सड़कों पर उतरी थी तो सबसे ज्यादा जो होली जलाई गई थी शराब की दुकानों की जलाई गई थी, सबसे ज्यादा जो आग लगाई गई थी शराब की दुकानों में लगाई गई थी। क्योंकि छुआछूत की बीमारी में इसको भी एक आड़ बनाया जाता था कि ये लोग शराब पीते हैं इसलिए हमारी समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। तो गांधी ने तो पहले ही इस तर्क को खंडित कर दिया कि शराब तो कई समाजें पीती हैं, कई समाजें मदरा पीती हैं, कई समाजें मांस खाती हैं। इसका मतलब आप उनको क्या समाज से वंचित कर दोगे? हमें उनकी बुराइयों को दूर करना है, हमें उनको समझाना है कि ये गलत चीजें हैं। अगर उनको वो चीजें गलत समझ में आएंगी वो धीरे धीरे गंदगी को छोड़ देंगे। लेकिन इससे आप उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो गांधी जो है इस जो शुद्धिकरण की जो समय बात हो रही थी उसके खिलाफ थे। और वो चाहते थे आत्मा और मानसिक स्तर पे शुद्धिकरण हो और सबके साथ न्याय हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। तो ये गांधी के जो तर्क हैं, इन तर्कों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने एक तो समाज में ये किया कि अस्पृश्यता को लेकर जो भ्रांतियां थी उन्हें दूर किया। दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा उपाय किया था वो ये कि इन लोगों के बीच साफ सुथरी चीजें देने की बात की, इनके वेतन में वृद्धि की बात की, इनको जो मजदूरी मिलती थी उसमें वृद्धि की बात की। और उनमें ये कल्चर डेवलप किया कि आप अच्छे से रहिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, साफ सफाई से रहिए और अपने जो भी आप पैसा कमाते हैं उसका दुरुपयोग गलत चीजों में मत करिए, सदुपयोग कीजिए ताकि लोगों के हृदय में परिवर्तन हो। तो गांधी दोनों स्तर पे बात कर रहे थे, दोनों तरीके से काम कर रहे थे। और उन्होंने तो 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाकर ये अभियान बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब ये अभियान छेड़ दिया था और काफी इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। दूसरी उनकी जो लड़ाई थी वो सबसे बड़ी लड़ाई थी अस्पृश्य जातियों को मंदिर में प्रवेश, और मंदिर प्रवेश में उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ईश्वर उन्हें अछूत नहीं मानता, ईश्वर उनको समान मानता है। जो आज यह मानते हैं कि मंदिर केवल सवर्णों के लिए है, उनका यह पूर्वाग्रह दूर करना गांधी कहते थे। ईश्वर तो सबके हैं और जब ईश्वर के नजदीक जाएंगे, आध्यात्मिक चीजों को समझेंगे तो निश्चित रूप से इनके मन में कई परिवर्तन आएंगे। गांधी तो जब गांधी ये मंदिर प्रवेश का पूरा मिशन चला रहे थे तो गांधी के इस मिशन पर एक व्यक्ति था जो आलोचना भी कर रहा था। देखिए बार बार वो व्यक्ति आएगा क्योंकि उसकी लड़ाई अलग है, लेकिन उस आलोचना को आप मतभेद मानिए, मनभेद मत मानिए। अम्बेडकर कहते थे इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। साथ भोजन करने से, साथ मंदिर के प्रवेश करने से, इससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इन लोगों के जीवन में नहीं आने वाला। परिवर्तन आएगा
तो वो आर्थिक उन्नति से आएगा, राजनीतिक उन्नति से आएगा। गांधी कहाँ तर्कों में कमजोर थे, तो गांधी स्वयं अम्बेडकर से कहते थे कि अम्बेडकर, तुम तो शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा पढ़े भी काफी मिले हुए हैं, फिर भी तुम्हें समाज में लोग अछूत क्यों समझते हैं। ये तर्क गांधी के हुआ करते थे। यहाँ पकड़िए वो जो बातें चल रही हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें, लेकिन पकड़िए, उनका कहना ये था कि जब तक समाज का हम मनोविज्ञान नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बेमानी है। और गांधी ने तो उदाहरण दिए थे कि बंगाल में और दो तीन जगह ऐसी ऐसे कई लोग हैं जो इस समुदाय से आते हैं, जिन्होंने काफी आर्थिक तरक्की कर ली है, लेकिन उनको समाज में वो अधिकार तो नहीं मिले। समाज तो आपको कहती है, समाज तो आपको भी अम्बेडकर अछूत मानती है। तो समाज ये मानसिकता बदले कि वो आपको अछूत कहना बंद करे, उसके मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों की तर्क और इन दोनों के तार्किक और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितने जबरदस्त हुआ करते थे। एक पल के लिए आपको लगेगा हाँ गांधी तो ठीक कह रहे थे, तो दूसरे पल आपको लगेगा अम्बेडकर भी ठीक कह रहे थे। रास्ता तो इनके बीच में से कहीं निकलता है, और वो रास्ता फिर निकला जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन देखिए गांधी जो चाहते थे, गांधी सामाजिक परिवर्तन पहले चाहते थे। गांधी की अपनी सोच थी, वो कहते थे समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए। तो जब समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाएगा तो इनको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार तो स्वतः मिल जाएंगे। और अम्बेडकर कहते थे कि हमें इनके राजनीतिक अधिकारों की जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद समाज में परिवर्तन आता रहेगा। तो देखिए दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी, लेकिन कल्याण तो दोनों का एक है, लक्ष्य तो दोनों का एक है। दोनों ही हरिजन उत्थान और हरिजन कल्याण करना चाहते थे। तो ये मंदिर बंद कर दिया गया, गांधी कहते थे ये तो हमने पाप किया। मंदिर में हमने उनको प्रवेश बंद करके हमने उनको ईश्वर से दूर कर दिया। जो ईश्वर स्वयं किसी से दूर रहना नहीं चाहता, हम उसको ईश्वर से दूर करने वाले कौन होते हैं। ईश्वर ने थोड़ी ना मना किया है, आपने मना किया है। यू आर द एजेंट ऑफ गॉड। तो ये गांधी के तर्क थे। तो ये गांधी था जो अपने तर्कों से लोगों को समझा रहा था, ये तो आपने पाप कर दिया, आपको ईश्वर सजा देगा। आपने उनको प्रवेश नहीं दिया। कोई ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता है, कोई ईश्वर की पूजा करना चाहता है, कोई ईश्वर की उपासना करना चाहता है। तो गांधी की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो यही थी कि मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, और गांधी बहुत हद तक सफल हो गए थे। उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश प्रारंभ हो गया था। दूसरा काम जो महात्मा गांधी ने किया था कि उन्होंने ये जो शुद्धिकरण की बात आ रही थी, तो उन्होंने इसको तो खैर खिलाफ में थे। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये कि जो जो उस समय के अछूतों में जो कुछ सामाजिक बुराइयां थी, शराबखोरी और मांसाहार, इन आदतों को छुड़वाने में गांधी बहुत सफल हो गए। गांधी के जितने भी आश्रम थे वहां इन दो चीजों की कोई परमिशन नहीं थी। गांधी खुद बहुत बड़े शाकाहारी थे। और दूसरा ये था कि गांधी मद्रास से टोटल दूर रहने वाले व्यक्तियों में से थे। और आज भी आपकी समाज में, आपकी समाज से मेरा तात्पर्य भारतीय समाज से, भारतीय समाज से मेरा तात्पर्य सारे धर्मों की समाज से है। आज भी नशा जो है वो कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप देख लीजिए, कल तक जो मीडिया जिसको देवी बनाकर प्रस्तुत करता था, आज उसको कलंक बता रहा है। कारण नशा ही है। आज जो आपके आदर्श हुआ करते थे, आज जिनकी आप तस्वीरें अपने दिलों में लगाया करते थे, आप जिनकी तस्वीरें अपने कमरों में लगाया करते थे, जिनको आप अपने वॉल पेपर पे सजाया करते थे, जिनको आप अपने स्टेटस पे डाला करते थे, जिनको आप फेसबुक पे चिपकाया करते थे, ट्विटर पे डाला करते थे, इंस्टाग्राम पे डाला करते थे, आज आपको वो खलनायक नजर आ रहे हैं। खलनायक वो नहीं है, नशा है। तो ये गांधी का, उस गांधी का आज भी प्रासंगिकता है। हम इसलिए इसको कि पांचवी इकाई आपकी रिलेवेंसी से जुड़ी हुई है, प्रासंगिकता से जुड़ी हुई है, आज के संदर्भों से जुड़ी हुई है। तो आज ही आप उस चीज को समझ लीजिए। जब हम समझाएंगे वो तो समझाएंगे, वो तो हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन करना ये तो कर्तव्य तो करेंगे ही। लेकिन आप समझिए कि आज जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है, आज जो समाज में अचानक ये लोग जो अछूत हो गए हैं, वो क्यों अछूत हो गए। आज जो बॉलीवुड को नशा बॉलीवुड कहने कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा, सिर्फ इस एक एक बुराई के कारण ना। और बुराई क्या है, वो नशा ही तो है। अब उसका नाम बदल दीजिए, मगर नशा ही तो है। एक
स्वार्थ के कारण, एक सामाजिक बुराई के कारण आज हमारे लिए वो अस्वीकार होने लगे, कल तक जो हमारे लिए स्वीकार थे। तो यही गांधी इन लोगों को समझा रहे थे उस दौर में कि आप शुद्धता से रहिए, आप मांस खाना बंद कीजिए, शाकाहारी भोजन लेना शुरू कीजिए और आप अपने आप को शुद्ध रखिए, आप अपनी आदतों को छोड़िए और जूठन लेना, सड़ा हुआ अन्न लेना बंद कीजिए। गांधी इस समाज को आत्मनिर्भर बना रहे थे। भिक्षा मत मांगिए, जूठन मत खाइए, किसी के टुकड़ों पे मत पलिए, जो कुछ दे दिया उसको मत स्वीकार कीजिए। आप खुद आत्मनिर्भर बनिए, अपने पांव पे खड़े होइए, समाज अपने आप आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। साथ में इन इन अछूत जातियों के बीच में भी जो भेदभाव था, उस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, महर, चमार, भंगी, हरिजन, जाटव, इन सब में मतभेद था, भेदभाव था। गांधी ने कहा ये भेदभाव दूर कीजिए, आपके इस भेदभाव का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। आप हरिजन हैं, आप सब अपने एक दूसरे को भाई मानिए, एक दूसरे को भाई मानना आपका कर्तव्य है। तो इनमें जातियों की जो गोलबंदी थी उसको भी गांधी दूर कर रहे थे कि आप यूनिटी के साथ रहिए, आप अच्छे से रहिए, आप सभ्यता से रहिए। तो गांधी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उभर रहे हैं और अंबेडकर एक लीगल रिफॉर्मर के रूप में उभर रहे हैं। अंबेडकर पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और गांधी सोशल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लड़ दोनों बराबरी से लड़ रहे हैं, दोनों के मकसद वही थे, हरिजन कल्याण। तो देखिए ये बात समझ लीजिए, गांधी ने जो रास्ता अपनाया था वो ये कि इनके बीच में एकता है। ये जो आपस में एक दूसरे से बुराई रखते, इनमें भी कई उपजातियां थी, इनमें भी कई विखंडन थे, ये भी उच्च नीच का को स्वीकार करते थे। गांधी ने कहा हम इसको हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप लोग आपस में ये ऊंच नीच कर रहे हैं, ये छोड़िए, ये बंद कीजिए। तो देखिए गांधी कितने बड़े काम उस दौर में कर रहे थे, जिसका सच कहा जाए तो इतिहास के उन स्वर्णिम पारियों को आज उल्लेखित नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग गांधी को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि गांधी ने उस दौर में, आज तो हम पूरा विमर्श अंबेडकर और गांधी के विवाद में निकाल देते, जबकि विमर्श का ये विषय नहीं है, विवाद का विषय नहीं है। गांधी ने जो योगदान दिया वो योगदान यही था, और ये योगदान आसान काम नहीं था, क्योंकि उनका विरोध तो अछूतों ने भी उस दौर में किया होगा कि आप कैसे हमें शराब पीने से रोक सकते हैं, आप कैसे हमें मदिरा पीने से रोक सकते हैं, आप होते कौन है, ये भी तो गांधी को सुनना पड़ा होगा। पर गांधी गांधी तो सब स्वीकार करते हैं, गांधी सब सहन शक्ति के साथ काम करते हैं। और उन्होंने ये काम किया कि इनके लिए, इनके मन में, इनके रहन सहन में, इनके शिक्षा के स्तर में, इनके खान पान में जितना इम्प्रूवमेंट गांधी ने किया वो उस दौर का अद्वितीय योगदान था। और समानांतर रूप से सवर्णों के मन में इनके प्रति जो मैल भरा हुआ था उसको धोने का काम भी गांधी कर रहे थे। ये दो मोर्चे पे गांधी काम कर रहे थे। तो गांधी किसे पसंद आते, अच्छे काम करने वाले इस दुनिया में किसी को पसंद आए हैं भला? तो उस दौर में गांधी की भी खूब आलोचना हुई, आलोचना गांधी को स्वीकार थी। तो ये कुछ रास्ते थे जो उस दौर में गांधी ने अपनाए थे। उन्होंने इन्हीं रास्तों के माध्यम से इन वर्गों में सुधार का काम किया था। तीसरा उनका सबसे बड़ा काम था जल से वंचित इस अछूत समाज को कुओं का प्रयोग करने का अधिकार देना। अम्बेडकर ने तो एक बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में किया था, एक सार्वजनिक कुएं को पानी के उपयोग को लेकर। गांधी ने ये काम शुरू कर दिया था प्राथमिक रूप से, प्रारंभिक रूप से, कि जितने भी गांव के कुएं हैं या सार्वजनिक शहरों के कुएं हैं वहां कोई भी पानी भर सकता है, किसी को पानी भरने से वंचित नहीं किया जा सकता। आप तो जानते हैं भारत पानी के लिए सदियों से प्यासा देश रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा था कि चौथा विश्व युद्ध दुनिया में पानी के लिए होगा। और इस क्लास में मौजूद 41 छात्र छात्राओं में जो सबसे, अगर सागर से जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं, तो सागर में तो पानी को लेकर कितनी परेशानियां एक दौर में हुआ करती थी, आपके परिवार के लोग बता देंगे। तो देखिए कुआं, पानी, जल ही जीवन है। तो उस वहां पे उनको मौका दिलवाया, ये आंदोलन गांधी ने किया। जो पार्क हुआ करते थे, ऐसा नहीं, उस दौर में भी पार्क हुआ करते थे जिनको उद्यान बोलते हैं, आप बाग बगीचे बोलते हैं। गांधी का अगला काम था कि इन सार्वजनिक बाग बगीचों में भी इनको बैठने का, घूमने का, इनके बच्चों को खेलने का अधिकार मिले। आज कोई आपसे पार्कों में जाते आपकी जाति नहीं पूछता है, सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन उस दौर में पार्कों में भी प्रवेश निषेध था। सराय और धर्मशालाएं, होटलें तो तीन ही हुआ करती थी, बहुत रेयर होटलें हुआ करती, धर्मशालाएं बहुत होती थी। धर्मशाला मतलब जो धर्म के लोग
लोग होते हैं वो बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था धर्मशालाओं में बहुत कम दर पर या निःशुल्क रूप से व्यवस्था कराते हैं। तो धर्मशालाओं में इनका प्रवेश निषेध था। गांधी उस लड़ाई को भी लड़े कि धर्मशालाओं में इनको प्रवेश दिया जाए, कि कहीं किसी काम से जाए तो सराहों में और धर्मशालाओं में इनको प्रवेश दिया जाए। यहाँ तक कि इनको शमशान जाने से वंचित किया था, इनके अलग शमशान थे। तो गांधी वो लड़ाई भी लड़े। तो ये देखिए कई बिंदु बन गए। दलितों के मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं का उपयोग, सार्वजनिक उद्यानों का उपयोग, सराय और धर्मशालाओं का उपयोग, और दाह संस्कार के शमशानों का उपयोग। गांधी ने ये अधिकार उनको दिलाया, समाज से लड़के दिलाया कि जहां पर सवर्ण जाति को दफन जलाया जाता है, चूंकि हिंदू धर्म की बात है, तो वहीं पर इनको भी जलाया जाएगा और इनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए गांधी के काम ये छोटे छोटे जो सुनाई देते हैं, ये बहुत बड़े बड़े काम है। ये वो काम है जिन कामों के कारण समाज की मानसिकता बदली, कि किसी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया अछूत हो, किसी को उद्यानों का उपयोग नहीं करने दिया अछूत हो, किसी को सराहों और धर्मशालाओं का उपयोग नहीं करने दिया अछूत हो। तो गांधी ने इस सामाजिक परिवर्तन के कार्य किए जो बिंदु बार आप परीक्षाओं में लिख सकते हैं। संस्कार घाटों का उपयोग करने, वो गंगा नदी के घाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो इलाहाबाद की नदियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो नर्मदा नदी के घाटों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनको वंचित किया गया था। तो अब बताइए आप, इन सारी लड़ाइयों को गांधी लड़ रहे थे और इन्हीं लड़ाइयों को दूसरे भी लड़ रहे थे, पर गांधी की अपील में बहुत ताकत थी, गांधी के पीछे हिंदुस्तान खड़ा था। तो गांधी ने ये काम किया कि अनुसूचित जातियों को न केवल मंदिर प्रवेश का सर्वप्रथम अधिकार दिलाया, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का भी सर्वप्रथम अधिकार दिलाया। तो यही गांधी का अस्पृश्यता निवारण और दलित उत्थान था। गांधी कहते थे कि अगर कानूनी इलाज से या संसद के निर्णय से ये समस्याएं हल हो जाया करती, तो समाज में ऐसे कई कानून बने और कई समस्याएं थी जिनको लेकर कानून बनाए गए, फिर वो समस्याएं हल क्यों नहीं हुई। गांधी ने कहा था कि संसदों से और कानूनों से समाज की समस्या हल नहीं होती, समाज की समस्याएं तो हल होती है हृदय परिवर्तन से। ये महत्वपूर्ण कोटेशन गांधी का याद रखिए कि ये ऐसे रोग नहीं है जो कानून से दूर हो जाएं, ये ऐसे रोग नहीं है जो संसदों से दूर हो जाएं, ये ऐसे रोग हैं जिनको दूर करने के लिए हमें इनके मानसिक रोगियों के हृदय को परिवर्तित करना होगा। तो गांधी का ये स्टेटमेंट याद रखिए, है ना। उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती बाध्य करने के उपाय से मेरा विश्वास नहीं है। कोई चीज जबरदस्ती का समाज पे थोपी जाए, इस पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं तो हृदय और बुद्धि में परिवर्तनों में विश्वास करता हूँ, और हृदय परिवर्तन ही तो गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। अंग्रेजों के हृदय में परिवर्तन करने के लिए तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था गांधी ने। सत्याग्रह यही तो करता था कि खुद जुल्म सहता था, खुद कष्ट उठाता था, लेकिन सामने वाले के मस्तिष्क को, विचारों को बदलने का काम होता था। और वो भी सोचने पे मजबूर होता था कि हम इतने अत्याचार इस पे कर रहे हैं और ये सहन किए जा रहा है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये गांधी के काम करने के तरीके थे। गांधी सवर्णों के हृदय परिवर्तन करना चाहते थे, सफल हो रहे थे, अस्पृश्यता निवारण में सफल हो रहे थे, और पीड़ित भाइयों के बीच उनके कष्टों के निवारण कर रहे थे। गांधी से बातें करने वाला नेता नहीं था, गांधी उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को हल कर रहे थे और लोगों के दिमाग को। गांधी ने तो अपने आश्रम में इन लोगों को जगह दिया था। तो ये सब गांधी के तरीके थे जो व्यवहारिक रूप से थे। हालांकि गांधी के इन तरीकों से, निश्चित रूप से इन दृष्टिकोणों से कहीं भी अम्बेडकर सहमत नहीं थे। तो ठीक है, असहमति जरूर थी, होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी अपनी विचारधारा थी। लेकिन अंततः वो भी तो कहीं ना कहीं गांधी के प्रति मन में सम्मान रखते थे। अगर उनके मन में गांधी के प्रति सम्मान ना होता और गांधी के मन में उनके प्रति सम्मान ना होता, तो इतिहास में पूना पैक्ट यदवरा जेल में ना हुआ होता, इतिहास में गांधी के कहने से अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में ना लिया गया होता। और अम्बेडकर जो अंग्रेजों के सामने, किसी के सामने झुकने वाला इंसान नहीं था, लेकिन
अगर उसने किया था तो महात्मा गांधी से किया था, और फिर दोनों के रास्ते उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे जहां दलित उत्थान था। तो ये गांधी के प्रयास थे और वो अम्बेडकर के प्रयास थे। संविधान में जो अधिकार मिले वो निश्चित रूप से अम्बेडकर के प्रयास थे, लेकिन जो समाज में सम्मान और बराबरी मिली वो गांधी के प्रयास थे। तो ये चीजें दिमाग में रखिए, कभी गांधी या अम्बेडकर पे बोलने का अवसर मिले तो इनके बीच में दीवार मत खड़ी कीजिए। ये दोनों एक दिशा में चलने वाले मुसाफिर थे। हाँ, रास्ते इनने अलग अलग चुन रखे थे, और दोनों का मकसद तो एक ही था कि हिंदू समाज की ये जो सबसे भयानक कुरीति उस दौर में थी कि मनुष्य मनुष्य से इसलिए नफरत कर रहा है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वो किसी श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ है, और सामने का जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ कुल में पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम दुनिया को छू सकते हैं मगर हम इसको नहीं छू सकते, ये अछूत है। ये जो मानसिकताएं थी, ये मानसिकताओं का विकास होने का कारण था वो 1000 साल की गुलामी, जिसने भारतीय समाज को उजाले की तरफ देखने से मनाही कर रखी थी। उस गुलामी के दौर में हम अपनी अच्छाइयों को भूल गए थे, हम अपनी प्राचीनता को भूल गए थे, हम अपनी एकता को और सनातनी परंपराओं को भूल गए थे। तो तो ये तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब अंधकार बहुत बढ़ जाता है, कोई मसीहा कोई ना कोई रूप में आता है, कोई ना कोई पैगंबर आता है, कोई ना कोई मसीहा आता है, कोई ना कोई महात्मा आता है, और वो समाज में फिर से एक नई रोशनी और नई दिशा का काम करता है। तो आज के जो व्याख्यान में हमने आपसे चर्चा की, गांधी ने इसके लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ भी बनाया, और गांधी ने इन लोगों के सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और सवर्णों के मन में परिवर्तन आया। उसी भारत के उस स्वतंत्रता संग्राम का एक दौर ऐसा भी आया जब नेहरू के साथ हरिजन बंधु बैठकर भोजन कर रहे थे, जब नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई आजादी की लड़ रहे थे। तो ये सारे दौर शुरू हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में। पर असहयोग आंदोलन के समय गांधी समाज में एक जो असहयोग चल रहा था उसको भी दूर करने में लगे हुए थे, जिसको हम गांधी का अस्पृश्यता निवारण कहते हैं, है ना, या उनकी आइडियोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, गांधी का जब मूल्यांकन होता है तो उस मूल्यांकन में गांधी का यही योगदान कमतर योगदान नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं गांधी का जो इलाज था वो दीर्घकालिक था। जो इलाज गांधी ने किया वो लंबे समय का इलाज था। अब आप उसको आज के संदर्भ में समझिए। अब वो मैं चर्चा करूंगा जो विवादों की चर्चा है, वो चर्चा करूंगा जो विवादों के कटघरे में मेरी वाणी को रखेगी। आप सोचिए और जरा समझिए कि अगर गांधी के रास्ते पे हम चले होते तो आज देश में सवर्ण आंदोलन नहीं होता। आज इस देश में आरक्षण लागू किया जाए कि समाप्त किया जाए, ये सब बातें नहीं होती। गांधी का रास्ता, गांधी ये सब जानते थे कि आने वाले कल में अगर हमने राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के रास्ते चलेंगे तो आने वाले कल में एक स्थिति वो आएगी जब जिन समाजों को से हम इस चीजें छीनेंगे वे समाजें भी सड़कों पर उतरेंगी, और इससे समाज में फिर से विखंडन का दौर शुरू हो जाएगा। आज भारत में सवर्ण आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आज भारत में सवर्ण सड़कों पे उतर आए हैं। तो ये समाज में फिर से एक वो खाई बनने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कारण साफ है, हम वोट बैंक की राजनीति की तरफ बढ़ गए, हमने गांधी को अनसुना कर दिया। गांधी इसीलिए सामाजिक परिवर्तन को लाना चाहते थे कि जब सब एक दूसरे को बराबर मानने लगेंगे तो सारे अधिकार सबको समान रूप से मिल जाएंगे। वो रास्ता कठिन था, लंबा था, धैर्य वाला था, इसलिए गांधी के उस रास्ते को खूंटी पे लटका दिया गया, और तत्कालीन सरकारों ने शॉर्टकट के रास्ते अपनाए। उन्होंने तो अम्बेडकर को भी अनसुना कर दिया। अम्बेडकर ने जब ये सारे प्रस्ताव संसद में रखे थे, भाषण सुन लीजिए उनके, मैं अगर कहीं गलत हूं तो बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि नहीं, हर 10 साल में हर चीज की समीक्षा होगी, और अगर परिवर्तन आ गया समाज में तो हम उन चीजों को हटा सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा जाए तो बाद में अम्बेडकर को भी नहीं सुना। हम तो केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझे, और आज समाज में वही छुआछूत दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। एक विभाजन रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, और उसका कारण है कि जो निर्णय लिए गए वो निर्णय गांधी के हिसाब से भी लिए गए। तो गांधी को तो हमने भुला दिया, तो गांधी इसीलिए प्रासंगिक है। अब जरा उस पूरी फिलॉसफी को याद कीजिए,
जो गांधी ने कहा था। तो गांधी चाहते थे समाज और मानसिक स्तर पे परिवर्तन, लेकिन जब राजनीतिक अधिकार किसी को मिलते हैं और दूसरे को राजनीतिक अधिकार उस रूप में नहीं मिलते हैं, तो वो दूसरा फिर धीरे धीरे उन चीजों का विरोध करता है। तो आज देख लीजिए भारत का दृश्य, आज भारत में वो स्वर भी उठ रहे हैं जो कहते हैं ये समाप्त कीजिए, वो समाप्त कीजिए, और वो स्वर फिर समानांतर रूप से उठते हैं कि आप समाप्त करके देखिए, ये समाप्त नहीं हो सकता। और फिर उसके बीच में राजनीति आती है जो अपनी रोटियां सेकती है। तो क्या ये भेदभाव खत्म हो गए? क्या ये मतभेद खत्म हो? क्या आज भी ये समाज में व्याप्त है? ये प्रासंगिकता, रिलेवेंसी का सवाल है। मैंने आपके मन को उद्वेलित किया, मैंने आपके मन में सवाल उठाया कि आज जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, जो अखबारों में आप पढ़ते हो, मीडिया में आप देखते हो, और ऐसा नहीं है ये चीजें आप नौकरियों में जाओगे तो भी फेस करोगे, आप सेवाओं में जाओगे तो भी फेस करोगे, आप समाज में भी रहोगे तो फेस करोगे। फेस आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मानसिक बीमारी जिसे धोना गांधी चाहते थे वो धुल रही थी, लेकिन फिर दूसरे रास्तों से धोने के प्रयास किए गए, वो धुल नहीं पाई, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर आप एक वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो दूसरे वर्ग ने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी हैं, वो वर्ग भी सड़कों पे आएगा। तो इस देश में कभी आप कल्पना कर सकते थे कि सवर्ण आंदोलन होंगे, सवर्ण सड़कों पे आएंगे? आने लगे कि नहीं? क्यों आने लगे? गांधी का रास्ता आपने नहीं अपनाया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण डिस्कशन आज आप लोगों के बीच मैंने छेड़ा है, चर्चा छेड़ी है। इस पे आप लोग बीए के छात्र हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र तो संवाद के लिए जाने जाते हैं, डिबेट के लिए जाने जाते हैं, लॉजिक के लिए जाने जाते हैं। खुल के विमर्श कीजिए, मतभेद मत रखिए, मनभेद मत रखिए, मतभेद तो खूब रखिए। गुलशन में हर तरह के फूलों को खिलने का हक हमने दिया है। आजादी के मायने ये है, संविधान के मायने ये है। अगर हम सबकी विचारधाराओं को आगे नहीं आने देंगे तो काम बनेगा कैसे? इसलिए आप सब अपने अपने मौलिक विचारों पर खूब मंथन कीजिए, खूब डिस्कशन कीजिए, क्योंकि जब आप पीएससी में जाएंगे, जब आप आईएएस में जाएंगे और जब इंटरव्यू होगा तो वहां ये सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं कि आपके विचार क्या है। तब आपको मेरी याद आएगी, तब आपको लॉजिक की याद आएगी, तब तक शक्ति काम आती है। साक्षात्कार में आपको अपनी बात को रखना पड़ता है, तर्क की शक्ति पे रखना पड़ता है। जैसे कि अम्बेडकर और गांधी का संवाद याद कीजिए, उन्होंने कहा अम्बेडकर तुम भी तो संपन्न हो, तुम भी तो सब कुछ पा चुके, तुम्हें तो सारे अधिकार मिल गए, फिर भी तुमसे अछूतों ने ऐसा व्यवहार कांग्रेस क्यों करती है? तब उठकर खामोश हो गए। तो ये तर्क शक्ति है कि जब तक समाज में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, समाज की मानसिकता को नहीं बदलेंगे, और मानसिकता तब बदलेगी जब समाज में सब समान होंगे, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। और जब ये दौर हिंदुस्तान में आएगा तब ये जातिवाद खत्म होगा। जातिवाद और कभी खत्म होने वाला नहीं। जब तक हम ये जाति आधारित व्यवस्थाएं कायम रखेंगे तब तक जातिवाद खत्म होने वाला नहीं। गांधी यही तो चाहते थे कि भारत से जातिवाद इस रूप में तो समाप्त हो, मानसिक रूप में और सामाजिक रूप में, कि हम सबका सर्वोदय करें, हर व्यक्ति का सर्वोदय करें। पर ठीक है ना, गांधी को गांधी के लोगों ही ने नहीं सुना भाई साहब, दूसरों की तो छोड़ दीजिए। गांधी को ठुकराने वाले कोई और नहीं थे, वो तमाम गांधी के चेले चपट्टे ही तो इस देश में 70 साल राज किए हैं। उनने गांधी की आइडियोलॉजियों को अपनाया कहाँ है? अगर अपनाया होता तो आज हम और आप इस विषय पे चर्चा क्यों कर रहे हो? गांधीवादियों ने तो गांधी को नहीं अपनाया। गांधी की हत्या के बाद गांधी के विचारों पे तो पूरी दुनिया में काम हुआ और कई लोग पैदा हुए, लेकिन गांधी के बाद दूसरा गांधी भारत में पैदा नहीं हुआ और न कभी होने वाला है। धन्यवाद आप सभी को, जो आपने इस मौलिक चिंतन में, दलित उत्थान में तमाम वो रास्ते जो गांधी ने बनाए, बीच में मैंने अंबेडकर बाबा को भी याद किया। निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि जब जब इन बिंदुओं पे चर्चा होगी दोनों को समानांतर खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, दोनों पे चर्चा की जाएगी, दोनों का ही योगदान अनुकरणीय है ना, महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बात जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।